हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं कि ठीक होंगे। चलिए अब अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं, सेकंड, रिलेशंस एंड फंक्शंस। तो जल्दी से एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि हम लोग एनसीईआरटी की 2.1, 2.2 एंड 2.3 में पढ़ने क्या वाले हैं। तो 2.1 में हम लोग पहले पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। अच्छा, एक चीज और है, इंट्रोडक्शन जो है वो हम लोग 2.1 और 2.2 का एक साथ करेंगे, ठीक है, क्योंकि उसके कॉन्सेप्ट जो है वो आपस में मिक्सअप है। तो देखते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर हम लोग पहले पढ़ेंगे, फिर कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेशन पढ़ेंगे कि रिलेशन का कॉन्सेप्ट क्या है। अच्छा, पहले हम लोग क्या एग्जांपल समझेंगे, इन आर सोसाइटी, रिलेशंस जो है हमारी सोसाइटी में किस तरह से काम करते हैं। फिर इन रेगुलर मैथ्स, हम लोग जो हमेशा से मैथ्स पढ़ते चले आ रहे हैं अभी 10th क्लास तक, उसमें हम लोग कैसे रिलेशंस को हमेशा फेस करते थे पर सही से ऑब्जर्व नहीं करते थे कि हम लोग पढ़ रिलेशंस ही रहे हैं। फिर when two sets are involved, कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेशन, जब दो सेट्स इन्वॉल्व हो जाएं। अभी पिछला चैप्टर हम लोगों ने सेट्स पढ़ा है, ठीक है, तो जब दो सेट्स इन्वॉल्व होंगे तब कैसे रिलेशन का कॉन्सेप्ट समझना है वो भी देखेंगे। फिर कॉन्सेप्ट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, इसको भी पढ़ेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। फिर क्या देखेंगे, फॉर्मूला फॉर द टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस फॉर फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। जब कोई रिलेशन एक सेट से दूसरे में डिफाइन हो रहा है तो नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशंस कितने हो सकते हैं उसका फॉर्मूला पढ़ेंगे और उस फॉर्मूले पे थोड़ा सा डिस्कशन भी करेंगे, ठीक है। ये 2.1 में इतनी चीजें हम लोगों को देखनी पड़ेंगी। फिर 2.2 में जाते क्या मिलेगा, डेफिनेशन ऑफ रिलेशन, कि रिलेशन कहते किसको हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ इमेज एंड प्री इमेज, ये भी देख लेंगे। फिर कॉन्सेप्ट ऑफ डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन, ये भी देखेंगे। फिर क्वेश्चंस बेस्ड ऑन रिलेशन आपको एक्सरसाइज में मिल जाएंगे सोल्यूशन पार्ट में। अब इधर आते हैं 2.3 में क्या पढ़ेंगे, इसमें बाकी सारी चीजें तो हम लोग पढ़ चुके हैं, बस कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शन, कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शन की फंक्शंस क्या होते हैं उनको देखेंगे और फिर 2.3 में उन पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स कर लेंगे और फिर हम लोग मिसलेनियस की तरफ चल पड़ेंगे और इस तरह से हमारा चैप्टर क्या हो जाएगा, ओवर हो जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं, देखते हैं। चलो भाई समझते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर का क्या कॉन्सेप्ट है जल्दी जल्दी समझ लेते हैं। तो मैंने 4 पॉइंट्स लिख दिए हैं थ्योरी के रूप में, तो पहले थ्योरी समझ लेते हैं। एन ऑर्डर्ड पेयर रेफर्स टू टू नंबर्स, ये दो नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है। अच्छा, नंबर्स को यहाँ पे आप ऑब्जेक्ट्स भी बोल सकते हैं। रिटन इन एन सर्टेन ऑर्डर, पहले तो क्या है, कितने नंबर्स को शो कर रहा है, दो नंबर्स को शो कर रहा है और उन नंबर्स का क्या है, एक सर्टेन ऑर्डर है। इतनी बात समझ आई। अच्छा, सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं। टू रिप्रेजेंट एन ऑर्डर्ड पेयर द टू नंबर्स आर रिटन इनसाइड द पैरेंथेसिस, पैरेंथेसिस को स्मॉल ब्रैकेट्स हम लोग कह देते हैं। तो हम लोग दो नंबर्स को कहां लिखेंगे, इनसाइड द स्मॉल ब्रैकेट्स या पैरेंथेसिस कह दीजिए, ठीक है। और क्या है, दोनों ही एलिमेंट क्या होंगे, सेपरेटेड बाय कॉमा, दोनों ही एलिमेंट्स क्या है, सेपरेटेड बाय कॉमा। एग्जांपल देख लेते हैं, एग्जांपल कैसा है, स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर x, y लिखा गया है, ठीक है। यहां ये ऑर्डर्ड पेयर क्या शो कर रहा है, इसमें कौन सा एलिमेंट पहला गिना जाएगा और कौन सा एलिमेंट दूसरा, वो देख लेते हैं। x is the first element and y is the second element of this ordered pair। आई होप आपको रिप्रेजेंटेशन समझ आई होगी। थर्ड पॉइंट देखते हैं, सिंस द ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट्स आर सिग्निफिकेंट, ठीक है, ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट जो होता है वो सिग्निफिकेंट होता है, सो वी कैन नॉट इंटरचेंज द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स और नंबर, हम लोग इसके अंदर पोजीशन को चेंज नहीं कर सकते। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ, दैट इज x, y इज नॉट इक्वल टू y, x, ठीक है। इतना बात समझ आया। अभी समझेंगे, इसके एग्जांपल लेंगे, अभी आप खाली थ्योरी पढ़ लीजिए। फोर्थ पॉइंट क्या कह रहा है, वी जनरली यूज ऑर्डर्ड पेयर इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट इन 2D प्लेन।
हम लोग ऑर्डर्ड पेयर का कॉन्सेप्ट सबसे पहले कहाँ लेकर आए थे, 2D प्लेन के अंदर, और वहीं इसको ज्यादातर यूज किया जाता है कोऑर्डिनेट्स, मतलब किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को दिखाने के लिए, या कह सकते हैं किसी पॉइंट की पोजीशन को दिखाने के लिए। कहां पर? 2D प्लेन में। आई होप आपको ये थ्योरी थोड़ी थोड़ी समझ आई होगी। अब इसका एक एग्जांपल उठाते हैं। चलो एक अच्छा सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो हमने ये एक 2D प्लेन बनाया, इसमें ये x एक्सेस है और ये y एक्सेस है। अब ये 2D प्लेन आप इमेजिन कर लो, बड़ा अच्छा सा एग्जांपल देता हूं, मजाकिया सा एकदम, कि आप इमेजिन कर लो ये 2D प्लेन बना है भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर पर, ठीक है, जहां पर ये जो पोजीशन है, ये जो 3,4 पोजीशन है, ये P पॉइंट है और ये इंडिया में आ रहा है, P इन इंडिया, ठीक है। और 4,3 देखो ये हो गया ये वाला पॉइंट, और एक चल रहा है ये वाला पॉइंट, ये क्या है 4,3। देखो पहले x एक्सेस का लिखा जाता है पॉइंट, जो x एक्सेस की मेजरमेंट होती है उसको लिखते हैं, फिर y एक्सेस की मेजरमेंट लिखते हैं। तो ये पॉइंट हो गया Q, और ये कहां है? इन पाकिस्तान। ये बात समझ आया, ठीक है। अब मैं दिखाना चाह रहा हूं कि देखो ऑर्डर्ड पेयर से हमने पॉइंट्स को तो लोकेट कर दिया 2D प्लेन में। 2D प्लेन में हमने पॉइंट्स को लोकेट कर दिया, रिप्रेजेंटेशन देखो यही वाली रखी, ठीक है, और बिल्कुल देखो बिल्कुल सेट है, तीनों पॉइंट सेटिस्फाई हो रहे हैं। और ऊपर वाला देख लो ऑर्डर। अब हम इसको समझने वाले हैं, पहले पॉइंट को समझने वाले। 3 पॉइंट देखो सेकंड वाला पॉइंट किस पे? रिप्रेजेंटेशन पे। रिप्रेजेंट हमने कर दिया ऑर्डर्ड पेयर, 2 ऑर्डर्ड पेयर दिखाए हम लोगों ने, 3,4 एंड 4,3। 2D प्लेन में दिखाए तो 4th वाला पॉइंट हमको समझ आ गया, ठीक है। अब हम लोग 2 पॉइंट्स, ये पहला वाला और ये तीसरा वाला, इसको समझ रहे हैं कि ये x, y क्यों y इज इक्वल टू x नहीं हो सकता, और ये सर्टेन ऑर्डर क्यों इंपॉर्टेंट है, सर्टेन ऑर्डर क्यों इंपॉर्टेंट है। ये दोनों पॉइंट असल में एक ही बात को दिखा रहे हैं, ठीक है। ये बात समझ आ रही है? मतलब ऑर्डर मैटर क्यों करता है, ऑर्डर मैटर क्यों करता है। ये 2 पॉइंट से रिप्रेजेंटेशन को लेके सेकंड एंड फोर्थ वो हम लोग सीख गए। अब पहला और तीसरा समझने वाले हैं। चलिए आते हैं। अब आपसे कहा गया, अब आप मान लो आर्मी में हैं, आर्मी क्या एयरफोर्स में है, आप क्या हैं? एयरफोर्स में हैं। और किस एयरफोर्स में हैं? तो इंडियन एयरफोर्स में हैं, मान लीजिए आप हैं। अब आपसे कहा गया कि जाइए 4,3 लोकेशन जो कि पाकिस्तान में है, वहां पर एक बम ड्रॉप करना है, ठीक है। और आपने क्या कर दिया? अपने में लिख लिया, क्या लिख लिया? 4,3 आपसे कही गई थी, आपसे 4,3 लोकेशन पे बम ड्रॉप करने के लिए कहा गया था, आपने बाय मिस्टेक क्या लिख लिया? 3,4, ठीक है। अब क्या आप कहां बम गिराओगे? भारत में ही आप गिरा बैठोगे बम। आप कहां बम गिरा बैठोगे? भारत में, अपना ही नुकसान कर लोगे, ठीक है। तो इससे क्या समझ आया कि ऑर्डर जो है, जब आप किसी पॉइंट की लोकेशन दिखा रहे होते 2D प्लेन में, तो इस सिचुएशन में ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आप ऑर्डर इंटरचेंज नहीं कर सकते। तो ऐसी क्रिटिकल सिचुएशंस को दिखाने के लिए ही ऑर्डर्ड पेयर का कॉन्सेप्ट लाया गया था। जैसे एक और आपने पिछले साल प्रोबेबिलिटी में पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा? एक एग्जांपल लेते हैं वहां से। जैसे आपसे कहा गया आपके पास 2 कॉइन है, कॉइन 1 एंड कॉइन 2। अब कहा गया कि आपने टॉस किया, पहले ये वाला टॉस किया पहले नंबर पे, और दूसरे नंबर पे ये वाला कॉइन टॉस किया, ठीक है। और ये 2 पर्सन यहाँ पे खड़े हैं, एक आप हो, एक आपका फ्रेंड है, 2 लोग यहाँ पे खड़े हैं और यहाँ पे कॉइन टॉस हुआ। अब आपने कहा कि अगर पहले कॉइन पर हेड आ गया, देखो कितनी क्रिटिकल सिचुएशन क्रिएट करने वाला हूं मैं यहाँ पे, हेड आया तो मेरी सारी प्रॉपर्टी आप ले लेना, पर्सन 2 सामने वाला उसका फ्रेंड है, वो उसकी सारी प्रॉपर्टी ले लेगा। अगर पहले पे क्या आया? हेड आया, ठीक है। तो अब शर्त क्या है? खाली ये प्रॉपर्टी थोड़ी देगा,
इसने कहा हाँ मैं भी तुमको दूंगा अगर सेकंड पे हेड आ गया। इसने कहा फर्स्ट पे हेड आया, पहले वाले ने कहा फर्स्ट पर अगर हेड आ गया तो मेरी सारी प्रॉपर्टी आपकी, ठीक है। दूसरे वाले ने कहा अगर सेकंड पे हेड आया तो मेरी सारी प्रॉपर्टी तुम्हारी। तो देखो प्रॉपर्टी चली जाएगी यहाँ पे, बिल्कुल बेदखल हो जाओगे, संपत्ति बचेगी नहीं। तो इतनी क्रिटिकल सिचुएशन को दिखाने के लिए हम ऑर्डर्ड पेयर का कॉन्सेप्ट लेके आए। चलिए देखते हैं क्या क्या चीजें पॉसिबल हैं। पहले तो क्या हो जाएगा, पहले पे हेड आ जाए और क्या हो जाए, दूसरे पे टेल आ जाए, ठीक है। अच्छा यहाँ पे थोड़ा चेंज कर लो, हेड नहीं यहाँ पे कर लो, दूसरे पे टेल आने, वो फर्स्ट पे ही फर्स्ट पे टेल आ जाए, ठीक है, ऐसा कुछ बना लो। अब देखते हैं, तो पहला ये पॉसिबल हो गया, फिर दोनों पे हेड आ जाए, ये भी हो सकता है। फिर पहला कॉइन टॉस किया, उस पे टेल आ गया और दूसरे पे हेड आ गया, और फिर क्या हुआ, दोनों पर टेल आ गया। तो देखो यही तो ऑर्डर्ड पेयर हुए। इसका मतलब क्या हुआ, पहले पे हेड आना, पहले पे हेड आना, पहले पे टेल आना, पहले पे टेल आना, सारी पॉसिबिलिटीज हमने ऑर्डर्ड पेयर के थ्रू दिखा दी। अब देखो अगर ये दो ऑर्डर्ड पेयर आ गए, सोचो अगर ये सिचुएशन बन गई तो भाई साहब पहले वाले की सारी प्रॉपर्टी किधर चली जाएगी, दूसरे वाले के पास, ये बेघर हो जाएगा, ठीक है। और अगर क्या हो जाए, पहले पे टेल आ जाए, देखो फर्स्ट पे अगर टेल आया तो क्या होगा, ये दूसरे वाले बेघर हो जाएंगे, ठीक है। इतना बात समझ आ रहा है। तो यहाँ पे ऑर्डर मैटर करता है। आगे बढ़ते हैं, ऐसे ही बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। आप डाई वाला एग्जांपल ले लो, जब पासा फेंका जाता था पिछली क्लास में प्रोबेबिलिटी में। चलो भाई देखो एक और एग्जांपल देखो, ऑर्डर्ड पेयर में जो उसका ऑर्डर है वो क्यों बहुत मैटर करता है। चलिए समझते हैं। मान लीजिए दो डाई आपने रोल की है, एक फर्स्ट डाई और एक सेकंड डाई, ठीक है, दो डाई आपने रोल की है। तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, पहले वाले पे जब 1 आ रहा हो, ठीक है, तो सारे यहाँ पे लिखे दे रहे हैं उसके सारी पॉसिबिलिटीज। तो दूसरे वाले पे 1 आ सकता है 1 के साथ, दूसरे वाले पे 2 आ सकता है 1 के साथ, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है और 6 आ सकता है। तो पहले 6 ऑर्डर्ड पेयर ऐसे तैयार हो गए। फिर अगर पहले वाले पे 2 आ जाए तो उसके साथ सेकंड वाला जो है उस पे क्या क्या आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4, 5 एंड 6 आ सकता है, ऐसे करके। फिर 3 वाला बन जाएगा सारे। अगर पहले वाले पे 3 आ जाए तो सेकंड वाले पे क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, वो भी सारी दिखा दो। ये तो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं कि पहले वाले पे 3 आ जाए, दूसरे वाले पे 1 आ सकता है, पहले वाले पे 3 आ जाए तो दूसरे वाले पे 2 आ सकता है, पहले वाले पे 3 आ जाए दूसरे वाले पे 3 आ सकता है, पहले वाले पे 3 आ जाए तो दूसरे वाले पे 4 भी आ सकता है, पहले वाले पे 3 आ जाए तो दूसरे वाले पे 5 आ सकता है, फिर 6 भी आ सकता है दूसरे वाले पे। फिर ऐसे करते करते 4 वाली लाइन बनेगी, ठीक है, फिर 5 वाली लाइन बनेगी, ठीक है, फिर 6 वाली लाइन बनेगी। तो बना लीजिएगा। अब वो तो बन जाएगा, उसमें टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। अब समझाते हैं, एग्जांपल लेते हैं कि अगर आपके स्कूल में मान लीजिए आप अपनी क्लास में बैठे हैं, कोई 2 फ्रेंड बैठे हैं, फ्रेंड 1 एंड फ्रेंड 2। अब फ्रेंड 1 ने कहा कि अगर फर्स्ट डाई पे 3 आ गया, मान लीजिए आप दोनों की लड़ाई चल रही है, आप बैठे हैं क्लास में और आपका नेक्स्ट पीरियड जो है वो गेम्स पीरियड है, ठीक है, और फ्रेंड और उसमें हाँ गेम्स पीरियड में आप क्रिकेट खेलने वाले हैं। तो बैटिंग डिसाइड हो रही है, यहां से बैटिंग डिसाइड हो रही है। अब क्या होगा भाई, पहले वाले फ्रेंड ने कहा कि अगर फर्स्ट डाई पे 3 आ गया, फर्स्ट डाइस पे अगर 3 आ गया तो बैटिंग मेरी, तो देखो अब कौन से आप उठाओगे, उसके फेवर में कौन से ऑर्डर्ड पेयर चले गए, ये 6 पॉसिबिलिटीज उसके फेवर में चली गई, ठीक है। और फ्रेंड ने कहा पहले वाले ने कि अगर 3 नहीं आया तो बैटिंग तुम ले लेना, फर्स्ट वाले पे अगर 3 नहीं आया तो बैटिंग तुम ले लेना। और बाकी कितने बचे, टोटल कितने हो जाएंगे, 6, 6, 12, 6, 18, 6, 24, 6, 30 और फिर 6 वाला भी, 6 वाले तो बनेगा
ऐसे करके 6, 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6 ऐसे करके, ठीक है। तो 36 टोटल कितने हैं, 36 ऑर्डर्ड पेयर आए पॉसिबल, जो हो सकते हैं 2 डाई थ्रो करने पर। अब कहा गया कि अगर पहले वाले पे 3 आ गया तो फ्रेंड बनने का बैटिंग मेरी, और बाकी अगर कितना भी आ जाए तो बैटिंग तुम्हारी। तो इसके फ्रेंड, इस वाले फ्रेंड के फेवर में कितने केसेस चले गए, कितने ऑर्डर्ड पेयर चले गए, 30, और इसके केसेस में कितने रह गए, ओनली 6। बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। तो ऑर्डर्ड पेयर देखो यहाँ पे, अगर 3 नहीं आया, अगर 3 नहीं आया तो बैटिंग किसके हाथ चली जाएगी, दूसरे वाले के हाथ, और अगर 3 आ गया तो बैटिंग किसके पास रहेगी, पहले वाले के पास। तो यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर का सीक्वेंस जो है बहुत मैटर करता है, या कैसे तो कह लो ऑर्डर बहुत मैटर करता है, या ऐसा कह लो कि ऑर्डर्ड पेयर जो डेवलप किया गया है वो ऐसी सिचुएशंस को डिफाइन करने के लिए डेवलप किया है जहां पे बहुत ज्यादा क्रिटिकल सिचुएशन होती है, ठीक है। जरा सा ऑर्डर बदला, जरा सा नंबर बदला तो पूरी की पूरी सिचुएशन ही बदल जाएगी, इस फेवर से हटके किसी और के फेवर में चली जाएगी। तो आई होप अब आपको ऑर्डर्ड पेयर का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अब समझते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेशन। तो पहले तो रिलेशन हम लोग देखते हैं कि हमारी सोसाइटी में कैसे काम करता है। मान लो हमारी सोसाइटी में 2 लोग हैं, एक है मेल और दूसरा है फीमेल। ये 2 लोग हैं, ठीक है। 2 ही लोग, देखो आमतौर पे 2 ही लोग होते हैं, एक मेल और फीमेल, ठीक है। अब यहीं लेने को एग्जाम्पल तो बहुत ले सकते हैं, पर अभी समझ रहे हैं खाली एक एग्जाम्पल को लेकर, आराम से समझते हैं पूरा। अब देखो ये मेल और फीमेल में कितने रिलेशंस पॉसिबल हो सकते हैं, ठीक है। इसको M मान लो और इसको F मान लो, ठीक है। तो क्या हो सकता है, ये जो मेल है ना, आप इसको अलग अलग रूप में देख सकते हैं। ये मेल क्या हो सकता है, M is the son of F। ये जो मेल है, क्या पता ये बच्चा हो, ठीक है, और ये उसकी मदर हो सकता है, बिल्कुल पॉसिबल हो सकता है। तो सन और मदर का यहाँ पे रिलेशन हो जाएगा दोनों के बीच। अच्छा, और भी रिलेशन पॉसिबल हो सकते हैं, क्या है, M is the father of F, मतलब M फादर हो सकता है और F डॉटर हो सकती है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या हो सकता है, M is the shopkeeper and F is customer, ठीक है। क्या है, ये शॉपकीपर हो जाए, ये कस्टमर हो जाए। अच्छा, इसका रिवर्स भी पॉसिबल हो सकता है, क्या पता फीमेल शॉपकीपर हो जाए और मेल जो है वो एज अ कस्टमर वहां पर हो, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें पॉसिबल है। और क्या हो सकता है, जो M है वो ग्रैंडफादर हो सकता है ऑफ F। तो यहां पे क्या आ जाएगा, ग्रैंडफादर और ग्रैंड डॉटर का रिलेशन आ जाएगा, ठीक है। और भी आप रिलेशंस यहां पे पॉसिबल हो सकते हैं। तो हम देख रहे हैं कि कोई 2 लोग अगर सोसाइटी में हैं तो उनके बीच कई सारे रिलेशंस पॉसिबल हैं। जैसे ये मेल क्या हो सकता है, और मेल हो जाए हस्बैंड, ठीक है, इस रोल में भी तो आ सकता है। एंड F क्या हो जाए, वाइफ। फिर क्या हो सकता है, मेल ब्रदर हो सकता है, और फीमेल यहाँ पे F क्या हो सकती है, सिस्टर हो सकती है। तो ऐसे 2 लोगों के बीच, इन दोनों के बीच कई सारे रिलेशंस पॉसिबल हो सकते हैं। जैसे अच्छा, मेल फीमेल को हटा दो, मेल 1 एंड मेल 2 को ही ले लो, इन्हीं 2 को ले लो, तो इनके बीच भी तो रिलेशंस पॉसिबल हो सकते हैं। क्या पता दोनों पड़ोसी हो, बोथ आर नेबर। क्या पता दोनों ब्रदर्स हो, दोनों भाई हो, ठीक है। क्या पता दोनों एनिमीज हो, बहुत बड़े दुश्मन हो, ठीक है, दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट हो रहे हो।
तो कोई भी दो लोग जो हैं वो सोसाइटी में किसी ना किसी तरह से रिलेट हो सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको सोसाइटी में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। चलिए अब समझते हैं कि मैथमेटिक्स में हम लोग कैसे रिलेशंस को अभी तक पढ़ते थे। चलिए अब मैथमेटिक्स में हम लोग अभी तक कैसे रिलेशंस को पढ़ते थे, मतलब ऑब्जर्व तो कर रहे थे चीजों को पर रिलेशंस कह नहीं पा रहे थे। चलिए अभी अभी बिल्कुल एहसास करा देते हैं कि आप रिलेशंस थोड़ा बहुत पढ़ चुके हो। कैसे, मान लीजिए दो नंबर्स लिखे थे, ठीक है, 5 एंड 7, ये दोनों रिलेटेड हो सकते हैं। कैसे, आप क्या कह सकते हो, 5 जो है वो 7 से छोटा है, 5 इज लेस देन 7। एक तो ऐसे रिलेशन को डिफाइन कर सकते हैं। और क्या कह सकते हैं, और क्या कह सकते हैं, 7 इज ग्रेटर देन 5, ऐसे भी कह सकते हो भाई। ठीक है, तो अगर कोई दो नंबर्स हैं तो आपस में वो किसी ना किसी प्रकार से रिलेटेड हो सकते हैं, या तो बड़ा होगा या छोटा होगा या बराबर होगा, या तो बड़ा होगा या छोटा होगा या बराबर होगा। अच्छा, अब मान लीजिए कोई दो लाइंस हैं L1 एंड L2, ये आपस में कैसे रिलेटेड हो सकती हैं, या तो भाई क्या होगा, वो परपेंडिकुलर होंगी या आपस में पैरेलल होंगी, दोनों के बीच कुछ भी कॉमन पॉइंट नहीं होगा, यहाँ पे एक कॉमन पॉइंट होगा, या कोइंसिडेंस हो जाएंगी, ओवरलैप कर जाएंगी दोनों लाइंस एक दूसरे के। ठीक है, L1 एंड L2 दोनों ओवरलैप कर गई तो ऑल पॉइंट्स आर इन कॉमन, सारे पॉइंट्स जो हैं वो कॉमन हो जाएंगे। ठीक है, तो ऐसी भी लाइंस हो सकती हैं, बात समझ आ रही है। और क्या हो सकता है, अगर मान लो 90 डिग्री ना हो या कुछ भी मतलब एंगल ही ना बने, वो मीट ही ना करें, या 0 डिग्री हो, ये तो हमने दो ही केस बताया ना, एक तो 90 डिग्री वाला बता दिया और ये 0 डिग्री वाला बता दिया, और यहाँ पे तो एंगल बनेगा ही नहीं, बात खत्म हो गई। तो एक ये भी केस तो हो सकता है, इस केस में सारे आ जाएंगे कि किसी एंगल थीटा पर हो, L1 एंड L2 जो है वो किसी एंगल थीटा पर हो, L2 जो है वो मान लो 45 डिग्री जो है वो, जब आप क्या कर रहे हो, एंटी क्लॉकवाइज मेजर कर रहे हो L1 से, तो आप L2 तक पहुंच रहे हो। L2 आपको कहां पे मिलेगी, अगर आप L1 से 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज चले तो आपको L2 मिल जाएगी। ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइन है, एक ही पॉइंट पे तो काट रही है, पर कितने डिग्री पे जाके मिलेगी, एंटी क्लॉकवाइज जाओगे 45 डिग्री तो आपको L2 मिल जाएगी L1 से। इतना बात समझ आ गया। तो किन्हीं दो लाइंस के बीच क्या हो सकते हैं, चार रिलेशंस पॉसिबल हो सकते हैं। पहला तो आपस में परपेंडिकुलर हो जाएं, बोथ लाइंस आर L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, पहला रिलेशन पॉसिबल हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है, L1 इज पैरेलल टू L2, दूसरा रिलेशन भी पॉसिबल हो सकता है। तीसरा रिलेशन क्या हो सकता है, L1 एंड L2 आर कोइंसिडेंट। ठीक है, मतलब एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर गई। फिर चौथे में क्या कह सकते हो भाई, अगर कोई भी अदर एंगल आ जाए, L1 जो है वो किसी एक अलग ही एंगल पर हो, मान लो ना 90 हो ना 0 डिग्री हो, किसी अलग ही एंगल पर हो, तो क्या कह दोगे कि L1 जो है L2 पर किसी एंगल पर है। तो ऐसे करके आप दो लाइंस के बीच कितने भी रिलेशंस निकाल सकते हो। थीटा बदलता रहेगा, थीटा तो इनफाइनाइट है। ठीक है भाई, 0 डिग्री से चल के 360 तक आएगा तो कितने एंगल हो जाएंगे, कई सारे पॉसिबल्स हैं, कई सारे एंगल पॉसिबल हैं। ठीक है, तो ये चीज समझ आ रही है, ये भी हो गया। अच्छा, अभी आपने पिछले में क्या पढ़ा है, सेट चैप्टर पढ़ा है, तो सेट में देखते हैं। मान लीजिए कोई एंगल, वो कोई सेट क्या है, 1 2 3 4 दिया हुआ है, इसके एलिमेंट सेट ए के, और कोई सेट बी दिया है 1 एंड 2। कहा जाए सेट ए और सेट बी में रिलेशन बताओ, तो आप सीधा बता दोगे जो बी है वो ए का सबसेट है, जो बी है वो ए का सबसेट है। चलिए स्टूडेंट्स, अब समझते हैं
कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेशन व्हेन टू सेट्स आर गिवन। अब यहीं पे हम लोग क्या सीखेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ एरो डायग्राम भी सीखेंगे और यहाँ पे अलग अलग कॉन्सेप्ट सीखेंगे इस एक एग्जाम्पल की हेल्प से। तो पहले तो जब दो सेट्स गिवन होते हैं तो रिलेशन दिखता कैसे, पहले वो देख लेते हैं। लेट वी हैव टू सेट्स ए एंड बी वेयर ए ये सेट है और बी ये सेट है आपके सामने। अ रिलेशन आर इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी, मतलब इसको देखो लिखने का तरीका बता देते हैं। रिलेशन आर है और ये कहां से कहां डिफाइन है, ए से बी में। इसको कैसे पढ़ेंगे, रिलेशन आर सच दैट इट इज डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। आपको आई होप ये पढ़ना आ गया होगा। इतनी बड़ी लाइन लिखने से अच्छा है आप छोटा सा लिख लो शॉर्ट में। अब इसको पढ़ना सीखते हैं। ये रिलेशन दिया हुआ है, रिलेशन आर, ये क्या है, पहले रिलेशन, इसको रिलेशन को देख लो क्या दिया है, इसको पढ़ना भी अभी सीख लेंगे। सच दैट A belongs to A and B belongs to B and ये ठीक है। हमें ढूंढना क्या है, इसको भी पढ़ना सीखेंगे, फिलहाल हम देख लेते हैं हमें ढूंढना क्या है। राइट ऑल द ऑर्डर्ड पेयर्स दोज आर पॉसिबल हेयर। कोई रिलेशन जब डिफाइन होता है एक सेट से दूसरे में तो हमको नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स मिलते हैं, ठीक है। उसका हम लोग एक सेट बना देते हैं, ठीक है, उसी को कहते हैं रोस्टर फॉर्म। पहले तो ये समझ लो ये क्या गिवन है, जब भी लैंग्वेज की फॉर्म में हमको दिया होता है तो ये इस रिलेशन की सेट बिल्डर फॉर्म है। एरो डायग्राम क्या है, यहाँ पे हम लोग एरो डायग्राम में हम लोग यूज करते हैं विजुअल फॉर्म का, सेट की विजुअल फॉर्म का, ठीक है। क्या दिखाने के लिए, क्वेश्चन को रिप्रेजेंट करने के लिए या रिलेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग विजुअल फॉर्म का यूज करते हैं सेट्स की, ठीक है। इसको पढ़ते हैं। ये क्या कह रहा है, ये रिलेशन आर, ये ब्रैकेट्स क्या शो करते थे, ब्रेसेस, कंटेन्स, रिलेशन आर कंटेन्स all those ordered pairs A, B, उन सारे ऑर्डर्ड पेयर्स को A, B को, जो ऑर्डर्ड पेयर कैसे लिखे हैं A, B करके, उनको कंटेन करता है सच दैट। अब किस प्रकार से करता है, जो A है, जो स्मॉल a है वो कहां से आ रहा है, सेट A से, ठीक है, और जो स्मॉल b है वो कहां से आ रहा है, सेट b से, ठीक है। इतना बात समझ आया। स्मॉल a कहां से आएगा, मतलब ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट कहां से आएगा, सेट a से, और ऑर्डर्ड पेयर का दूसरा एलिमेंट कहां आएगा, सेट b से। और किस तरह से आएगा, जब आप a का स्क्वायर करेंगे तो आपको b मिलेगा। इतना बात समझ आया। ये आपको सेट बिल्डर फॉर्म रीड करनी आई जब कोई रिलेशन गिवन हो, ठीक है। अब हम इसका एरो डायग्राम बनाना सीखेंगे। एरो डायग्राम कैसे बनाएंगे, तो देखो विजुअल फॉर्म में चलते हैं। विजुअल फॉर्म, जिधर से रिलेशन डिफाइन होता है वो इधर लिख दिया, जिसमें डिफाइन होता है वो इधर लिख दिया, और रिलेशन को ऐसे दिखाया एरो लगा के, किधर से किधर डिफाइन हो रहा है, फ्रॉम ए टू सेट बी। अब सेट ए के सारे एलिमेंट्स लिख दीजिए, 1 2 3 4 एंड 5। इधर क्या है, 1 2 4 9 एंड 10। आपने सारे एलिमेंट्स लिख दिए। अब आपको ध्यान रखना है, अब एरो बनाएंगे, जो सेट ए के एलिमेंट्स सेट बी के एलिमेंट्स के साथ रिलेशन में आ जाएंगे, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन उनको हम लोग एरो बना के दिखाएंगे, एरो से ज्वाइन करेंगे, ठीक है। अब रिलेशन क्या है कि ए का जब स्क्वायर कर रहे हैं, जब ए का स्क्वायर कर रहे हैं तो हमको बी मिल रहा है, तो आप 1 का स्क्वायर करोगे तो क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा। समझ में आया। ऐसे आप अगर 2 का स्क्वायर करोगे तो क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। 3 का स्क्वायर करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 9 मिलेगा।
4 का स्क्वायर करोगे तो 16 मिलेगा। अब बी सेट में 16 है ही नहीं, तो इसका मैचिंग नहीं हो पाएगा। मैचिंग कह लो, इसको मैपिंग कहते हैं, इसको कहते हैं मैपिंग। ठीक है, 1 इज मैप्ड विद द 1 एंड 2 इज मैप्ड विद द 4 एंड 3 इज मैप्ड विद द 9। और इसको कैसे पढ़ सकते हैं? 1 which is the element of set A is mapped with the 1 which is the element of set B। और यहाँ पे 2 के लिए क्या बोलेंगे? 2 which is the element of set A is mapped with the 4 which is the element of set B। तो ऐसे करके इसको रीड करना है। चलिए अब इसकी रोस्टर फॉर्म बनाते हैं। तो अब इन्हीं मैपिंग्स को जो हुई हैं ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिख दीजिए। 1 की मैपिंग किसके साथ हुई है? 1 के साथ। ठीक है, 2 की मैपिंग किसके साथ हुई है? 4 के साथ। और 3 की मैपिंग किसके साथ हुई है? 9 के साथ। तो आपकी ये क्या आ गई? इस सेट बिल्डर फॉर्म की रोस्टर फॉर्म आ गई। तो यही तो है रिलेशन क्या करता है, रिलेशन क्या कंटेन करता है? ऑल दोज ऑर्डर्ड पेयर अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन या गिवन कंडीशन। अब बात समझ आ रहा है? इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमको कौन से ऑर्डर्ड पेयर्स मिले? हमको केवल 3 ऑर्डर्ड पेयर्स मिले यहाँ पे। तो एरो डायग्राम समझ आया। इसकी और डिटेलिंग आप करना चाहें तो क्या कर लेंगे? स्मॉल ए कहां से आ रहा था? सेट ए से। और स्मॉल बी कहां से आ रहा था? सेट बी से। तो एरो डायग्राम समझ आ गया होगा। आपको क्या करना है? जिस सेट से रिलेशन डिफाइन होता है उसको इधर लिखेंगे, ठीक है, लेफ्ट साइड पे, और जिस सेट में डिफाइन होता है उसको राइट साइड में लिखेंगे। फिर एक ऐसे करके एरो बनाएंगे, ऐसे करके एरो नहीं, थोड़ा सा ये कर्व बनाएंगे, और उस कर्व पे क्या लगाएंगे? एरो लगा, ये हाँ एरो लगा देंगे, ये साइन लगा देंगे कि इधर ए से बी में रिलेशन डिफाइन हो रहा है, ए से बी में रिलेशन डिफाइन हो रहा है। और फिर अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हम लोग मैपिंग कर देंगे। इतना समझ आ गया होगा, ये मैं उम्मीद करता हूं कि आपको एरो डायग्राम का थोड़ा सा आइडिया लगा होगा। फिर क्वेश्चंस जब करेंगे तो आपको और ज्यादा आइडिया लग जाएगा। तो रिलेशंस क्या करता है? रिलेशंस के अंदर रिलेशन एक सेट होता है जो ऑर्डर्ड पेयर्स कंटेन करता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द गिवन डेफिनेशन ऑफ रिलेशन। यहाँ पे रिलेशन की डेफिनेशन ये है। अच्छा, आपको पहले मैंने बताई थी, अगर मान लो ये गिवन है 5 और 7 दो नंबर गिवन है तो क्या हो जाएगा? 5 इज लेस देन 7। तो एक ये रिलेशन भी तो था वहां पर। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर क्या है? एक डेफिनेशन डिफाइन कर दी, रिलेशन की एक डेफिनेशन डिफाइन कर दी गई है। यहाँ पे क्या कह दिया गया है? जब सेट ए के एलिमेंट्स का स्क्वायर करेंगे तो हमको बी का एलिमेंट मिलेगा। ठीक है, तो ए का स्क्वायर किया तो बी मिल गया, फिर ए का स्क्वायर किया फिर बी मिल गया, फिर ए का स्क्वायर किया फिर बी मिल गया। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ये 3 ऑर्डर्ड पेयर आपके आ गए इन 2 सेट्स में। ठीक है, अब छोटा सा कॉन्सेप्ट और पढ़ते हैं, इमेजेस का एंड प्री इमेजेस का। देखिए यहां पर आपसे कहा जाए कि ये देखो इमेजेस क्या होते हैं? ये सेट बी के एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स ऑफ सेट बी। जो इधर एलिमेंट होता है जिसमें रिलेशन डिफाइन हो रहा होता है उसके एलिमेंट्स को क्या कहते हैं? इमेजेस। एलिमेंट्स ऑफ सेट बी दोज आर मैप्ड। सारे के नहीं, सारे एलिमेंट्स को नहीं कहेंगे, केवल किनको कहेंगे? दोज आर मैप्ड। जिनकी मैपिंग हुई है बस उतने ही एलिमेंट्स को इमेजेस कहा जाएगा। अच्छा, प्री इमेजेस क्या हैं? एलिमेंट्स ऑफ सेट ए दोज आर मैप्ड। सेट ए के एलिमेंट जो मैप्ड हुए हैं। ठीक है, अब पूछा जाए कि इस 1 की इमेज बताओ,
1 की इमेज बताओ तो 1 ही है। 2 की इमेज बताओ, 2 की इमेज क्या है? 4 है। इमेज ऑफ एलिमेंट 2 क्या है? इट इज 4। इमेज ऑफ 3, इमेज ऑफ एलिमेंट 3 फ्रॉम सेट ए, ये क्या हो जाएगी? 9। और 1 की 1 ही है, 1 की 1 ही है। अब उल्टा पूछा जाए, बताओ 4 की प्री इमेज बताओ, 4 की प्री इमेज बताओ तो 2 हो जाएगी। 9 की प्री इमेज बताओ तो 3 हो जाएगी। 1 की प्री इमेज फिर से 1 ही हो जाएगी। तो आई होप आपको इमेजेस एंड प्री इमेजेस का कॉन्सेप्ट समझ आ चुका होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। चलिए अब हम लोग कॉन्सेप्ट समझते हैं डोमेन ऑफ रिलेशन। कैसे लिखा जाता है? डी और उसके नीचे कैपिटल आर, इसको क्या बोलते हैं? डोमेन ऑफ रिलेशन। ये जो रिलेशन दिया था, जो कैसा आया था, यहां पे लिख देते हैं 1,1 मैपिंग देख लो, फिर 2 की 4 के साथ मैपिंग हुई थी, फिर 3 की 9 के साथ मैपिंग हुई थी। तो ये रिलेशन आया था रोस्टर फॉर्म में, ये सेट बिल्डर फॉर्म। अब क्या था? डोमेन ऑफ रिलेशन, इसका कॉन्सेप्ट देखते हैं। फिर रेंज ऑफ रिलेशन, इसका कॉन्सेप्ट देखेंगे। और कोडोमेन ऑफ रिलेशन, इसका कॉन्सेप्ट भी देखेंगे। क्या किसको कहते हैं? तो बहुत इजी है, इसको समझ लो, यहीं पे समझ लो। देखो ये जितनी भी हम लोग इमेजेस ढूंढी हैं, सेट ऑफ ऑल इमेजेस, इन्हीं को क्या कह देते हैं? रेंज ऑफ रिलेशन। रेंज ऑफ रिलेशन क्या है? सेट ऑफ ऑल इमेजेस। यहां पे इमेजेस क्या हैं? 1, 4 एंड 9। तो इस रिलेशन की रेंज क्या हो गई? 1, 4 एंड 9 का सेट बना दिया हम लोगों ने। ठीक है, अच्छा, सेट ऑफ ऑल प्री इमेजेस, प्री इमेजेस, इसको क्या बोल देते हैं? डोमेन ऑफ रिलेशन। ठीक है, ये हो जाएगा। अच्छा, अब सेट ऑफ या क्या कह दो, होल सेट बी, ये क्या हो जाता है? कोडोमेन ऑफ रिलेशन। मतलब ये पूरा का पूरा जो सेट बी है, यही क्या हो जाएगा? कोडोमेन ऑफ रिलेशन हो जाएगा। पूरा का पूरा सेट बी कोडोमेन ऑफ रिलेशन हो जाएगा। 1, 2, 4, 9 एंड 10। आई होप आपको डोमेन ऑफ रिलेशन, रेंज ऑफ रिलेशन और कोडोमेन ऑफ रिलेशन का कॉन्सेप्ट यहां पे क्लियर हो गया होगा। आपको एरो डायग्राम पे अच्छे से कमांड कर लेनी है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आपको 12th तक काम आएगी। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। पहला क्या कॉन्सेप्ट कि ये सेट बिल्डर फॉर्म रीड कैसे की जाती है, ठीक है। फिर सेट बिल्डर से रोस्टर में कैसे लाते हैं, हम लोग किसकी हेल्प लेते हैं? एरो डायग्राम की। फिर एरो डायग्राम को कैसे बनाया जाता है वो सीखा। फिर एरो डायग्राम को क्या क्या चीजें सामने से बता देता है, क्या बता देता है? इमेजेस बता देता है, प्री इमेजेस बता देता है। इमेजेस क्या होते हैं, प्री इमेजेस क्या होते हैं, हमने ये सीखा। फिर सेट ऑफ ऑल इमेजेस को रेंज ऑफ रिलेशन कह देते हैं, ठीक है। फिर सेट ऑफ ऑल प्री इमेजेस को हम लोग डोमेन ऑफ रिलेशन कह देते हैं। और होल सेट बी मतलब जिसमें रिलेशन डिफाइन हो रहा होता है। जैसे यहाँ पे रिलेशन कहां से कहां डिफाइन हुआ है? सेट ए से सेट बी में। तो जिस सेट में डिफाइन हो रहा होता है रिलेशन, उस सेट पूरे को क्या बोल दिया जाता है? कोडोमेन ऑफ रिलेशन। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। चलिए एक और एग्जांपल उठाते हैं। चलो बच्चों, अब हम लोग एक और एग्जांपल देखते हैं। और जो अभी तक हमने पढ़ा है रिलेशन का कॉन्सेप्ट, जब दो सेट्स गिवन हो उसको पक्का करते हैं,
क्या है भाई, एक सेट ए गिवन है, एक सेट बी गिवन है। स्मॉल ए कैपिटल ए सेट से बिलोंग कर रहा है, स्मॉल बी सेट बी से बिलोंग कर रहा है। फाइंड द सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर सच दैट, ये रिलेशन की डेफिनेशन आपको यहां से दी गई है। ये क्या दी गई है, ए इज द फैक्टर ऑफ बी एंड ए इज लेस देन बी। दोनों कंडीशंस हैं, ए जो है बी का फैक्टर होना चाहिए पहली कंडीशन, और ये रही आपकी दूसरी कंडीशन। दोनों कंडीशन जब फुलफिल होंगी तो वो चीजें ऑर्डर्ड पेयर के रूप में रिलेशन के सेट के अंदर लिख दी जाएंगी। अच्छा समझते हैं भाई क्या कह रहा है। तो पहले तो आप क्या करो, फैक्टर समझ लो। फैक्टर जैसे कहा जाए फैक्टर्स क्या होते हैं, तो पूछा जाए 6 के फैक्टर्स बताओ, फैक्टर्स ऑफ नंबर 6, तो 1 2 3 एंड खुद 6। इसका मतलब क्या समझे आप, फैक्टर्स वो नंबर्स होते हैं जो गिवन नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर दे विदाउट लीविंग एनी रिमाइंडर, रिमाइंडर कुछ भी ना बचे। और जो गिवन नंबर्स हैं वो जो नंबर्स हैं आपके पास, ये क्या हो गया, फैक्टर्स। फैक्टर्स उन नंबर को कहा जाता है जो गिवन नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर दे विदाउट लीविंग एनी रिमाइंडर। अच्छा अब एरो डायग्राम बनाते हैं, बना लो। विजुअल फॉर्म बनाते हैं, इधर सेट ए इधर सेट बी, इधर से इधर रिलेशन डिफाइन हो रहा है, ठीक है, सच दैट। हाँ अब करते हैं, ये इसको शो कर रहा है और ये इसको शो कर रहा है। सारे एलिमेंट्स लिख लो 2 4 6 एंड 9। इधर एलिमेंट्स लिख लो 4 6 18 27 एंड 54। अच्छा क्या कह रहा है, ए इज द फैक्टर ऑफ बी। तो देखो भाई, क्या 2 4 का फैक्टर है, हाँ है। 2 6 का भी फैक्टर है, 2 18 का भी फैक्टर है, मतलब ये, और 2 54 का भी फैक्टर है। मतलब ये तीनों नंबर 4 6 18 और 54 मतलब 54 ये 2 से डिविजिबल हैं। इतना बात समझ आ गया होगा। अच्छा 4 जो है वो 4 का तो फैक्टर है ही, कोई भी नंबर खुद का तो फैक्टर होता ही है। क्या 4 6 का है, नहीं, 4 6 को डिवाइड नहीं करता, 4 18 को नहीं करता, 4 27 को भी नहीं करता, 54 को करता है कि नहीं देख लेते हैं। 4 1 4 नहीं करता, तो 4 के साथ केवल 4 ही शायद आ जाएगा, ठीक है। और देखते हैं भाई 6, देखो 6 का ही फैक्टर है, अच्छा, और 18 का भी है और 54 का भी है। अच्छा ठीक है, अभी तक तो काम बन रहा है, फिर 9 जो है 18 का है, 9 27 का है क्योंकि डिवाइड करता है 9, और 54 का भी है। तो आपने क्या लिख लिए, इसकी रोस्टर फॉर्म बना ली। ये सेट बिल्डर फॉर्म दे रखी थी, उसको रोस्टर फॉर्म में ले आए। रोस्टर फॉर्म में आपको लाना ही पड़ेगा अगर आपको सही से डोमेन, रेंज और बाकी चीजें जज करनी है। तो 18 का भी है और 54 का भी है। फिर आगे चलते हैं, 4 का भी है, फिर 4 का एक ही मिला था, 6 6 आ गया, 6 18 आ गया, 6 54 आ गया, ठीक है। फिर 9 वाले लिख लेते हैं, 9 के 18 आ गया और 9 से 27 आ गया, फिर 9 का 54 आ गया। ये ऑर्डर्ड पेयर आपके पास आ गए। लेकिन ये कैसे आए, हमने पहली कंडीशन देखी है बस, हम लोगों ने दूसरी कंडीशन तो बिल्कुल इग्नोर ही कर दी। क्या कर दी, जो ए है वो बी से छोटा होना चाहिए, उसने बराबर वाला सीन नहीं किया है, ठीक है, कंप्लीटली छोटा ही होना चाहिए। तो इसमें से कौन कौन गायब हो जाएगा, ये गायब हो गया, ये गायब हो गया, क्योंकि 4 4 के बराबर हो गया। पर यहाँ पे ऐसा होना चाहिए, ये वाला पहला जो लिखा है एलिमेंट वो छोटा होना चाहिए, किससे,
दूसरे वाले से। तो ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी, ये, पर ये दोनों आउट हो जाएंगे रिलेशन से। ठीक है, तो इनको हटा दो। तो दोनों कंडीशंस आपकी फुलफिल हो गए। ये भी हटाइए और ये वाला भी हटाइए। अब ये एरो डायग्राम आपका बिल्कुल ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, तो ये बन गया। अब पूछा जाए इसमें डोमेन ऑफ रिलेशन, तो डोमेन ऑफ रिलेशन में क्या करते हैं, जिनकी मैपिंग हुई होती है सेट ए से। ठीक है, जो सेट ए के एलिमेंट जो मैप्ड होते हैं उनको यहाँ पे लिख दिया जाता है। बहुत इजी है। फिर रेंज ऑफ रिलेशन में क्या होता है, सेट बी के एलिमेंट्स जो जिनकी मैपिंग हुई होती है। तो 4 सारे ही आ गए यहाँ, तो पूरा का पूरा सेट बी ही आ गया। ठीक है, और कोडोमेन ऑफ रिलेशन ये तो बहुत इजी है, पूरा का पूरा सेट बी। ठीक है, इतना आप लिख दोगे अगर ये चीज पूछी जाए। अगर आपसे पूछा जाए रिलेशन बताओ तो ये रही, कहा जाए रिलेशन इन रोस्टर फॉर्म बताओ तो ये रही, सारे ऑर्डर्ड पेयर्स बताओ तो इसका सेट नहीं लिखोगे, केवल ऑर्डर्ड पेयर्स लिख दोगे, बस इतना लिख के चले आना। कहा जाए डोमेन ऑफ रिलेशन, रेंज ऑफ रिलेशन, कोडोमेन ऑफ रिलेशन बताओ तो आप लिख के चले आओगे। आपसे पूछा जाए इमेजेस बताइए, जैसे इमेजेस और प्री इमेजेस के ऊपर पूछ देंगे तो कह देगा कि इमेज ऑफ 2 बताओ, इमेज ऑफ एलिमेंट 2 बताओ, तो क्या हो जाएगी एलिमेंट 2, एलिमेंट 2 की कितनी इमेजेस हैं, 4 इमेजेस हैं, 4, 6, 18 एंड 54। ये बात समझ आया। ठीक है, इमेज ऑफ एलिमेंट 2 कितनी है, 4। ऐसे पूछ दिया जाए इमेज ऑफ 9 बताओ तो 3 इमेजेस आएंगी, 18, 27, 54। अगर पूछ दिया जाए उल्टा रिवर्स में, कहा जाए कि 6 की प्री इमेज बताओ तो एक ही है यहाँ पे 2, 6 की प्री इमेज ऑफ 6, प्री इमेज ऑफ एलिमेंट 6 क्या हो जाएगी 2। ठीक है, बैक में जाके देखना पड़ेगा, मतलब जिससे मैपिंग हो रही होती है इस सेट के एलिमेंट की बैक में जाके जिससे मैपिंग हो रही होती वही क्या हो जाता है, उस एलिमेंट की प्री इमेज। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा, और इससे ज्यादा पूछता नहीं है, इससे ज्यादा आप कहीं चले जाओ 11th लेवल पे कुछ नहीं पूछेगा आपसे। आप भी जब एक्सरसाइज लगाओगे इससे बाहर कुछ पूछेगा ही नहीं, इतनी चीजों में घुमाता रहता है। तो मैंने सारी चीजें इस क्वेश्चन में आपको बता दी। आपको ध्यान क्या रखना है, केवल जब आप रिलेशन फॉर्म कर रहे हो तो सारी कंडीशंस ध्यान में रखिएगा, तो आपका आंसर गलत नहीं होगा। एक बार चेक कर लेते हैं आंसर। 2,4, 2,6, 2,18, 2,54, 6,18, 6,54, 9,18, 9,27, 9,54। ठीक है, तो बिल्कुल सही है। चलिए बच्चों, अब पढ़ते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। कॉन्सेप्ट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ने से पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं क्या कह रही है। थोड़ा मैंने थ्योरी लिखी है। A Cartesian product is a mathematical operation that combines two sets। ये एक मैथमेटिकल ऑपरेशन है जिसके अंदर 2 सेट्स आते हैं। किस लिए आते हैं, टू क्रिएट अ न्यू सेट ऑफ ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स। एक ऐसा सेट बनाते हैं जिसमें वो सारे पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स होते हैं। किस प्रकार से, पेयरिंग एवरी एलिमेंट फ्रॉम फर्स्ट सेट विद द एवरी एलिमेंट ऑफ सेकेंड सेट। ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय ए क्रॉस बी। और फिर ये फॉर्मूला बाद में देखेंगे, पहले इसको ऊपर वाले को समझते हैं। क्या कह रहा है, मान लो कोई सेट ए है और उसमें दिए हैं 3 एलिमेंट्स। ठीक है,
और कोई सेट बी है उसमें 2 एलिमेंट्स दिए हैं। इतना बात समझ आ रहा है? तो 2 सेट्स आपके सामने आ गए हैं। ठीक है, अब क्या कह रहा है, ये क्रिएट करेगा एक सेट जिसमें क्या होंगे, सारे ही पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे। ठीक है, किस प्रकार से और सारे ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे, जब सेट ए के सारे एलिमेंट या फर्स्ट सेट के सारे एलिमेंट सारे ही एलिमेंट्स ऑफ सेट बी से रिलेट कर रहे होंगे या फिर मैप्ड होंगे। समझो यहां पर क्या है कार्टेशियन प्रोडक्ट। अभी यहाँ पे रिलेशन की बात नहीं हो रही है, सिर्फ कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या आता है, आप क्या करोगे, विजुअल फॉर्म लिखी। देखो एरो डायग्राम से समझना बहुत ही इजी है चीजों को यहाँ पर। ठीक है, अब कह रहा है सेट ए के सारे ही एलिमेंट्स मैप्ड हो जाएं, ये लो, और सेट बी के भी सारे एलिमेंट, देखो 1 से दोनों ही मैपिंग करो। ठीक है, क्या 1 की मैपिंग हो गई दोनों से? ऐसे देखो, दोनों से नहीं, ऐसे समझो, क्या 1 की मैपिंग हो गई सारे एलिमेंट्स ऑफ सेट बी से? हाँ हो गई, 1 की मैपिंग हो गई सारे ही एलिमेंट्स ऑफ सेट बी से। अब एलिमेंट 2 की मैपिंग करो सारे ही एलिमेंट्स ऑफ सेट बी से। फिर एलिमेंट 3 जो कि सेट ए में है उसकी मैपिंग करो सारे ही एलिमेंट्स ऑफ सेट बी से। ठीक है, अब देखो क्या सबकी सबसे मैपिंग है? क्या सबकी सबसे मैपिंग है? हाँ है। अब इसको जब आप क्या लिखोगे, एक सेट की फॉर्म में लिखोगे सारे ही ऑर्डर्ड पेयर्स। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड सेट बी। क्या कोई भी इसमें बच रहा है? मैंने छोटे सेट्स उठाए हैं समझने के लिए। ठीक है, तो सबकी मैपिंग सबसे होनी चाहिए। जब सेट ए का हर एलिमेंट सेट बी के हर एलिमेंट से मैप्ड होगा, तो जो ऑर्डर्ड पेयर्स मिल रहे होंगे जब उनको हम एक सेट के अंदर लिखेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, ए क्रॉस बी। ठीक है, अगर ऐसा हो जाए उल्टा कि सेट बी से सेट ए का दिखाना है, तो सेट बी के सारे ही एलिमेंट की मैपिंग होनी चाहिए सारे ही एलिमेंट्स ऑफ सेट ए से। ठीक है, तो बी क्रॉस ए में क्या आ जाएगा, देख सकते हैं आप, ये आ जाएंगे एलिमेंट्स। ये एलिमेंट्स मतलब यहाँ पे एलिमेंट्स कौन है, ऑर्डर्ड पेयर्स। ठीक है, तो आप यहां से एक अंदाजा तो लगा सकते हो क्लियरली, क्या कह सकते हो कि ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, अनटिल और अनलेस दोनों ही सेट्स इक्वल सेट्स ना हो। अगर ए क्रॉस ए कर दोगे तो हाँ वो बराबर हो जाएगा, नहीं तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता, ये हमेशा रहेगा, ये दोनों आपस में इक्वल नहीं होंगे। तो इसमें क्या कह रहा है, जब कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात करोगे किन्हीं 2 सेट्स का, तो वो क्या कंटेन करेगा, वो सारे ही पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स को कंटेन करेगा जो सेट ए से सेट बी में जब कोई रिलेशन आप डिफाइन करने चलोगे तो बन रहे होंगे। ठीक है, ठीक है, इतना हो गया। अगर आपसे पूछा जाए कार्टेशियन प्रोडक्ट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स या नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स बताओ, तो आपको पता है क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए क्रॉस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी। तो यहाँ पे कितने हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, वो है 3, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी क्या है, 2। तो 6 ही ऑर्डर्ड पेयर आपको देखने को मिल रहे हैं। ये बात समझ आ गया, ये भी क्लियर हो गया। ठीक है, तो अभी इसको थोड़ा सा और समझते हैं।
चलिए स्टूडेंट्स, अब अभी हम लोगों ने कार्टेशियन प्रोडक्ट की डेफिनेशन को समझा, ठीक है। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम लोग एक डिफरेंट एंगल से देखते हैं। क्या? एक और डेफिनेशन है इन टर्म्स ऑफ रिलेशन, कि कार्टेशियन प्रोडक्ट को इन टर्म्स ऑफ रिलेशन कैसे देखेंगे। Let A and B are two non-empty sets such that a relation R is defined from A to B. ये हो गया। एक रिलेशन कहां से कहां डिफाइन है? A से B में। ऐसे सीन चल रहा है, ये रिलेशन डिफाइन है कहां से कहां? A से B में। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है? कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B will contain all those possible ordered pairs। जो A क्रॉस B है ये क्या कंटेन करेगा? कंटेन all those possible ordered pairs, ठीक है। कैसे ordered pairs? which the relation are such that from A to B, relation are from A to B can have। इसका मतलब पता क्या है? इसका मतलब पता क्या है? इसका मतलब ये है, अच्छा अभी समझाते हैं, एक एग्जांपल इधर लेंगे तब समझाएंगे। फिलहाल एक चीज और बची, इसको भी समझ लो। वी कैन से दैट जो रिलेशन आर है ए से बी में इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, ठीक है। ये सीन आपको समझ आ जाएगा, ये एग्जांपल देखिए। अभी ये एग्जांपल हम लोग पहले कर चुके हैं। कोई सेट ए गिवन था, कोई बी गिवन था, एक रिलेशन गिवन था, ठीक है। हमने उसको ये क्या कहते हैं, इसको एरोडायग्राम की फॉर्म में लेके आए। जब एरोडायग्राम इसका बनाया तो हमको ये ऑर्डर्ड पेयर्स इस रिलेशन में मिले। ये रिलेशन क्या है? ये रिलेशन यही तो है, ए से बी में, ठीक है। अब जरा इसको देख लिया आपने रिलेशन को। अब ए क्रॉस बी करो, ए क्रॉस बी करो, तो ए क्रॉस बी में क्या मिलेगा? पहले देखो, पहले वन जो है वो सबके साथ रिलेट हो जाएगा, वन सबके साथ रिलेट हो जाएगा। वन जो है एलिमेंट ऑफ सेट ए वो बी के हर एलिमेंट के साथ रिलेट हो जाएगा या मैप्ड हो जाएगा। फिर 2 हो जाएगा सबके साथ, फिर 3 हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा, फिर 5 हो जाएगा। तो हमको ए क्रॉस बी में 25 एलिमेंट्स मिल जाएंगे। 25 एलिमेंट्स कह लो या ऑर्डर्ड पेयर्स कह लो। अब एक बात ध्यान से देखो कि ये जो है ये इसमें है, हाँ है। 2,4 ये भी है, 3,9 ये भी है। तो यहां पर क्या नजर आया आपको कि जो रिलेशन होगा ना, कोई भी रिलेशन, जैसे ए से बी में अगर कोई दो सेट्स गिवन हैं, क्या ए एंड बी, और उनके बीच हम कोई भी रिलेशन डिफाइन करेंगे। अभी तो रिलेशन की डेफिनेशन ये लिखी है, ठीक है। डेफिनेशन चेंज भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। जो भी रिलेशन होगा वो फाइनली क्या होगा? ये जो रिलेशन होगा वो सबसेट होगा किसका? ए क्रॉस बी का। इसके सारे एलिमेंट कहां से आ रहे होंगे? ए क्रॉस बी से। एक बात आपको ये और समझानी थी, जो ये रिलेशन आर होगा ए से बी में इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी ऑलवेज। ये बात आई होप आपको समझ आ गई होगी। तो यहीं से अब ये ए क्रॉस बी जो हमने किया है, जो एक ये ए था ये बी था, जो ए क्रॉस बी यहाँ पे बनाया है। अब इस डेफिनेशन को जरा क्लेरिफाई कर लो। क्या? Cartesian product A cross B will contain all those possible ordered pair which the relation R from set A to B can have। इसके जो रिलेशन R A से B में आप कोई भी रिलेशन डिफाइन कर लेना, वो क्या होगा? जो भी ऑर्डर्ड पेयर आएंगे वो यहीं से आएंगे, A क्रॉस B से ही आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये डेफिनेशन समझ आ गई होगी। ये क्या है? कार्टेशियन प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ रिलेशन, मतलब रिलेशन को इंक्लूड करके हम कैसे कार्टेशियन प्रोडक्ट को डिफाइन कर सकते हैं। तो क्या होगा? ए से बी में कोई भी रिलेशन दिखाया जाएगा, उसमें जो भी ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे वो हमेशा कहां से आएंगे? ए क्रॉस बी से, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? यो रिलेशन ए से बी में हमेशा सबसेट होगा किसका? ए क्रॉस बी का। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा, ठीक है। चलिए बच्चों, अब एक चीज मैं आपको और बता देना चाहता हूं। क्या?
कि अगर आपको एरो डायग्राम से थोड़ा दिक्कत अभी हो रहा हो स्टार्टिंग में, तो क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, एक तरीका देख लो, ये तब तक काम चलाने के लिए है। ये सेट लिया का ए क्रॉस बी बताइए आप, ए क्रॉस बी बताइए। तो ए सेट क्या है, 1 2 3 क्रॉस ए कॉमा बी, ये ए आ गया, ये बी आ गया। तो ए क्रॉस बी में आप कैसे लिखोगे जो ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, पहला आप किसके साथ ऑर्डर्ड पेयर बनाओगे, 1 का ए के साथ, फिर 1 का किसके साथ बनाओगे, बी के साथ, ऐसे भी आप कर सकते हैं, फिर 2 का ए के साथ, फिर 2 का बी के साथ, फिर 3 का ए के साथ, और फिर 3 का बी के साथ। ठीक है, तो ए के सारे एलिमेंट्स का ऑर्डर्ड पेयर बन गया बी के ईच एलिमेंट के साथ। ठीक है, चाहे इसको एरो डायग्राम से कर लो और चाहे ये प्रोसेस कर लो, आप मल्टीप्लाई नहीं करोगे, यहाँ पे क्रॉस का मतलब है आप ऑर्डर्ड पेयर लोगे। ठीक है, जैसे रिलेशन तो नहीं है, ये खाली ऑर्डर्ड पेयर बताने होते हैं। तो 1 2 3, पहले ए के पहला एलिमेंट बी के सब एलिमेंट के साथ मैप्ड हो गया, फिर ए का दूसरा एलिमेंट वो भी बी के सारे एलिमेंट के साथ मैप्ड हो गया, फिर तीसरा एलिमेंट भी बी के सारे एलिमेंट्स के साथ मैप्ड हो गया। यहां से देखो 1 का ए के साथ बनेगा, 1 का बी के साथ बनेगा, फिर 2 का ए के साथ बनेगा, फिर 2 का बी के साथ बनेगा, फिर 3 का ए के साथ बनेगा और 3 का बी के साथ बनेगा। ऐसे ही आप क्या कर सकते हो, बी क्रॉस ए भी कर सकते हो, पहले ए का इसके साथ, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ, फिर बी का इसके साथ, इसके साथ और इसके साथ, a, 1, a, 2, a, 3, फिर b, 1, b, 2 एंड b, 3। ये क्या आ जाएगा, b क्रॉस a। ये बात समझ आया? ठीक है, आई होप आपके समझ आ गया होगा। तो बच्चों लास्ट में एक फॉर्मूला देख लेते हैं, नंबर ऑफ टोटल रिलेशंस पॉसिबल फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, मतलब कितने रिलेशंस पॉसिबल हो सकते हैं। तो क्या है, 2 की पावर 2 रेज़ टू पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इनटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी। मान लो हमें क्या दिए हैं, कोई 2 सेट्स गिवन हैं ए एंड बी। पहले में कितने एलिमेंट्स हैं, यहाँ पे कर देते हैं 4 और यहाँ पे कर देते हैं 5। पहले में 3 एलिमेंट है और दूसरे में 2 एलिमेंट्स हैं। तो नंबर ऑफ टोटल रिलेशंस पॉसिबल फ्रॉम ए टू बी कितने हो जाएंगे, 3 इंटू 2 की पावर 6, 6 मतलब 64। आप कहोगे समझ नहीं आया, रट तो गया पर समझ नहीं आया क्या क्या कहना क्या चाह रहे हो सर आप। तो देखो कभी क्या होगा, कभी कोई डेफिनेशन गिवन होगी, कोई रिलेशन की डेफिनेशन गिवन होगी और उसके अकॉर्डिंग खाली एक ही एलिमेंट मैप्ड होगा, बाकी सब छूट जाएगा। तो उस रिलेशन में क्या होगा, मान लो R1, उसमें खाली एक ही ऑर्डर्ड पेयर आपका आ जाएगा। लेकिन मान लो कोई R2 रिलेशन दिया है, थोड़ा सा डेफिनेशन को चेंज कर दिया, यहां पर से कुछ और लगा, जैसे यहां पर क्या होता है, यहाँ पे कुछ भी होता है, A² = B, ठीक है, या A√रूट = B, ऐसे करके कुछ आ जाता, या क्या हो जाता है A < B या A = B, ऐसे करके चीजें बदलती रहती हैं। तो रिलेशन की डेफिनेशन बदलती रहती है, और रिलेशन की डेफिनेशन बदलने के साथ साथ क्या होता, जो ऑर्डर्ड पेयर हैं वो डिफरेंट हमको देखने को मिलते हैं। तो क्या होता, अब क्या होता, मान लो दूसरे रिलेशन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग 2 मैप्ड हो जाते हैं, और हमको क्या मिलता, R2 में क्या मिल जाता, 1,4 एंड 1,5 ऐसा देखने को मिल जाता। कभी क्या होता, मान लो कोई R3 रिलेशन आता, R3 रिलेशन, उसमें कोई भी मैपिंग नहीं होती है, उसमें कोई भी मैपिंग ना होती, बिल्कुल कोई भी मैपिंग होती नहीं, तो वो क्या जाता, 5 आ जाता।
उसमें कोई ऑर्डर्ड पेयर होते ही नहीं। ऐसा हो सकता था कि कोई R4 रिलेशन डिफाइन होता, किसी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग वो क्या होता, इससे मैप्ड हो गया, इससे मैप्ड हो गया और ये इससे मैप्ड हो गया, मतलब 3 ऑर्डर्ड पेयर मिल जाते वहां पे हमको 3 ऑर्डर्ड पेयर मिल जाते, 1,4, 1,5 एंड 2,4। ऐसे क्या मिलता, R5 कोई R रिलेशन 5 होता, R5 रिलेशन होता, उसकी डेफिनेशन कुछ और होती, उसमें क्या होता, उसमें हमें क्या मिलता, खाली यही मैच होता, खाली यही मैच होता, 3,5 ही आता। तो ऐसे कोई रिलेशन होता उसमें 6 के 6 ऑर्डर्ड पेयर आ जाते, कोई रिलेशन होता उसमें 5 ही ऑर्डर्ड पेयर आते, 5 डिफरेंट ऑर्डर पेयर का सेट बनाओगे तो वो अलग अलग तरीके से बन जाएगा। तो ऐसे करके आपको अगर डेफिनेशन हम लोग चेंज करते चले जाएं किन्हीं दो सेट्स के बीच, तो कितने पॉसिबल रिलेशंस हम लोग ले सकते हैं, 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी। इससे ज्यादा आपको देखने को नहीं मिलेंगे। आई होप मैंने थोड़ा सा इसको समझाने का फॉर्मूले को प्रयास किया है, आपके समझ आया होगा। तो थैंक यू क्लास।